न्यूज चैनल। नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। जिस बुजुर्ग को पुलिस खटिया से उठाकर जैसे तैसे अस्पताल ले गई थी, उनकी अब मौत हो चुकी है और उनकी बुजुर्ग पत्नी अपने पति के गम में अब सिर पीट रही है। ये पूरा मामला चुरू के नयाबास इलाके की है। बताया जा रहा है कि महज 3100 रुपए के चक्कर में गांव के कुछ दबंगों ने डूंगर सिंह को इस कदर पीटा कि उनकी मौत हो गई। दरअसल डूंगर सिंह ने गांव के कुछ लोगों को 3100 रुपए उधार दिए थे। वापस मांगने पर महीने भर पहले उन लोगों ने डूंगर सिंह की पिटाई कर दी थी। डूंगर सिंह ने इसकी रिपोर्ट करा दी और उसी के बाद दबंगों ने फिर डूंगर सिंह की पिटाई कर दी, जिससे उनकी जान चली गई। मैं गया बारे तो तुम्हारे लग गया, दोनों ने मारे लग गया। अरे बड़ी मैं जानो मैं तो आती मतलब दोनों ने मारे लग गया। मैं भी मैं 2000 रुपये मांगा और फिर दूसरा मांगा 1100 रुपया। जो पैसा तो ले, पैसा तो दे, क्या था पैसा? अब तो तुम्हारा कुत्ती कर रहा। हाथ कांप रहे हैं, उंगलियां सूजी हुई है, पैंट फटी हुई है, पैरों में भी चोट लगी है, बोलने तक में परेशानी हो रही है। मामला साफ है, जनाब को किसी ने बेरहमी से पीटा है। नीरज बूंदी के रहने वाले हैं, मोबाइल बेचने का काम करते हैं। शुक्रवार को दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। पास में 1,27,000 रुपए थे। शायद इस रकम की जानकारी कुछ बदमाशों को लग गई थी और उन्होंने बाइक से पीछा कर रास्ते में नीरज को पकड़ा। पहले बेरहमी से पिटाई की और फिर पैसे लूटकर फरार हो गए। अपने गुरु नानक कॉलोनी से SBI बैंक से थोड़ा आगे पहुंचा तो 3 लड़के आए और बाइक आगे लगा दी। मैंने कहा भाई क्या है? इससे पहले तो उन्होंने कि बहुत भारी हो रहा है और मेरे मिर्ची डाल दी आंखों में। फिर सरियों से वार किया, मेरे को कुछ नहीं दिखा, मैं भागा। उन्होंने बहुत मेरे ऊपर बहुत सरियों से वार किया। कितने पैसे ले गए? 1,27,000 रुपये करीब थे उस। लूट की ये वारदात बूंदी शहर में हुई है, वो भी SBI बैंक के पास। ऐसे में वहां की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि वो जल्द ही इस मामले में बदमाश को पकड़ लेगी। जमीन पर पड़े गड्ढे और टूटा हुआ कंप्यूटर स्क्रीन देखकर आसानी से अंदाजा हो गया होगा कि यहाँ कोई तोड़फोड़ हुई है, लेकिन मामला इतना भर नहीं है। दरअसल ये ATM रूम है और बदमाश यहाँ से पूरा का पूरा ATM ही उखाड़ ले गए हैं। पंजाब नेशनल बैंक का ये ATM अलवर के बहादुरपुर गांव में लगाया गया था, जहां से नकदी की लालच में बदमाश ATM मशीन ही उखाड़ ले गए। मिली जानकारी के मुताबिक इस ATM में 5 लाख से ज्यादा कैश था, जिसे बदमाश अपने साथ ले गए हैं। बदमाशों के द्वारा उठा के और ले जाने की वारदात हुई है। सुबह से हमारी टीम FSL, DST और डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट ब्यूरो वाली टीम ये सब मौके पे है, स्टडी कर रहे हैं। CCTV कैमरे चेक किए जा रहे हैं और प्रथम दृष्टा जो मामला है वो मतलब ATM को उठा के और ले जाने वाला है और इसका अनुसंधान कर रहे हैं और जल्दी हम इसमें कोई प्रोग्रेस करेंगे। दरअसल इन दिनों कोरोना संक्रमण की वजह से इन दिनों यहाँ नाइट कर्फ्यू लग जाता है, जिसकी वजह से कोई इधर उधर आता जाता नहीं और इसी मौके का फायदा उठाकर बदमाश ATM उखाड़ ले गए। बूंदी के कोतवाली थाना में लोगों की भीड़ लगी है। कोर्ट में काम करने वाले किसी शख्स के साथ अगर धोखाधड़ी हो तो फिर ऐसी भीड़ लाजमी है। दरअसल यहाँ कोर्ट में काम करने वाले टाइपिस्ट पुष्पेंद्र दादीच ठगी के शिकार हुए हैं। दरअसल किसी ने जयपुर के किसी वकील के नाम पर उन्हें फोन किया और फिर फोन पे ऐप का नाम लेकर 49,997 रुपए ट्रांसफर करवा लिए। बाद में पुष्पेंद्र को एहसास हुआ कि वो ठगे गए और किसी ने उन्हें वकील के नाम पर लूट लिया है।
शर्मा पे विश्वास करके वो बारकोड से मेरे अकाउंट से पैसा कट गया 20,000 रुपये। तो मैंने वापस लेने के लिए मैंने उस सामने वाले से कहा कि मेरा पैसा वापस चाहिए, तो आप मेरे को वापस डालो। तो उसने वापस मेरे बारकोड डाला कि इसको वापस करो, आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। ऐसा नहीं हुआ, वापस मेरे अकाउंट से 19,000 रुपये कट गए। तो मैंने वापस 19,000 रुपये लेने के लिए सेकेंड टाइम वाले 19,000 रुपये लेने के लिए वापस उसने बारकोड भेजा कि आप 9,000 रुपये का बारकोड भेज रहा हूँ मैं, इससे करो, आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। वो भी नहीं कटा, वापस मेरे 9,999 रुपये मेरे अकाउंट से वापस कट गए। ठगी के शिकार हुए पुष्पेंद्र ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करा दी है और पुलिस ने अब इस मामले की जांच शुरू कर दी है। दर्द और दहशत से कांप रही ये सविता है। भरतपुर आरबीएम अस्पताल में नर्स का काम करती हैं और बदकिस्मती से इसी अस्पताल में अब इलाज के लिए भर्ती हुई हैं। सविता के इस हालत का जिम्मेदार इनका अपना ही बड़ा बेटा है, जिसने दोस्तों के साथ मिलकर इनकी पिटाई कर दी है। दरअसल कुछ लोग बिना इजाजत और पर्ची के अस्पताल के ड्रेसिंग रूम में घुस आए थे। सविता वहां अपनी ड्यूटी कर रही थी। उन लोगों ने सविता से ड्रेसिंग के लिए बोला तो सविता ने उनसे कहा कि पहले पर्ची लेकर आओ, फिर ड्रेसिंग होगी। सविता के इतना कहते ही उन लोगों ने पिटाई शुरू कर दी। खास बात यह है कि उन लड़कों में सविता का बेटा भी था। ड्रेसिंग रूम में मारपीट और सविता की मदद की गुहार लगाने पर जब अस्पताल के कंपाउंडर बीच बचाव के लिए ड्रेसिंग रूम पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई और सारे आरोपी इन दोनों को पीटकर वहां से चले गए। ड्रेसिंग करवानी है, मैंने ऊपर जाके जहाँ से पर्चा बनवा तब ड्रेसिंग होगी। जब तक पूरी होती है यहाँ पे पर्चा पकड़ के यो मैंने दीपक बाबू जी बुलाए। दीपक बाबू जी ज्यादा ही नहीं पकड़ के इन पे भी हाथ पाई घर में लग गए। सविता के जिस बेटे ने उनके साथ मारपीट की है उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसका पहले से अपनी मां के साथ झगड़ा चल रहा है और संपत्ति को लेकर कोर्ट में केस भी दायर है। लव जिहाद पर मचे घमासान के बीच राजस्थान के टोंक में एक नाबालिग लड़की की अश्लील तस्वीरें वायरल होने पर बवाल मच गया। इन तस्वीरों को वायरल करने के आरोप में वहां गांव के लोगों ने 2 लड़कों की पूरी तरह पिटाई कर दी। इसके कुछ देर बाद भारी तादाद में वहां पहुंचे पुलिस के जवानों ने उन लड़कों को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। लोगों के गुस्से को देखते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को अपनी गाड़ी में बिठाया और भीड़ के बीच से ही रिवर्स गियर में गाड़ी को धीरे धीरे वहां से निकाला। इससे पहले पुलिस के सामने ही कुछ लोगों ने दोनों आरोपियों को पीटने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। नाबालिग लड़की की अश्लील तस्वीरें वायरल होने के इस मुद्दे को लव जिहाद से जोड़ते हुए इलाके के बीजेपी विधायक कन्हैया लाल चौधरी ने यूपी और एमपी की तर्ज पर कानून बनाने की मांग उठा दी। इसके खिलाफ जिस तरह से यूपी सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, गुजरात सरकार ने जो लव जिहाद के खिलाफ जो कानून बनाया, जल्दी जल्दी यहाँ कानून बनाया जिससे ये हमारी बच्चियों के खिलाफ जो भी कार्रवाई करते हैं वो रोका जाए। हालांकि पुलिस ने इस घटना में लव जिहाद के पहलू को पूरी तरह नकार दिया। लव जिहाद किसी से संबंधित नहीं है, ये सिर्फ नाबालिग बच्ची है और ये बच्चे नादान बच्चों का ये कृत्य है और इसको अपन कोई लव जिहाद का संज्ञा नहीं दे सकते। बताया गया कि इस मामले में 4 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि कुछ आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। बड़े बड़े सिलेंडर वाले ये प्लांट ऑक्सीजन प्लांट हैं, जिससे महज 1 मिनट में 150 लीटर ऑक्सीजन जनरेट होते हैं। दौसा जिला अस्पताल में अक्सर ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी, जिसकी वजह से कोरोना काल में मरीजों को बहुत परेशानी होती थी। इसी परेशानी को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार ने यहां ऑक्सीजन प्लांट लगाने का फैसला लिया है, जिससे जिला अस्पताल में कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। और जो भी हमारे पेशेंट्स लार्जली जो पोस्ट कोविड सिम्टम्स जिनके हैं, जो रेमडेसिविर पे हैं या फिर अदर पोस्ट कोविड प्रोटोकॉल पर हैं, उनको ये ऑक्सीजन अवेलेबल कराया जा रहा है और आज से ये सुचारू रूप से सभी को अवेलेबल होगी। दौसा जिला अस्पताल में जो प्लांट लगाया गया है उससे प्रति मिनट 150 लीटर ऑक्सीजन जनरेट की जा रही है। एक साथ
10 बेटियों की शादी, कहीं मंत्रोच्चार के साथ बेटियों की शादी, तो कहीं मुस्लिम रीति रिवाज से बेटियों का निकाह। जी हाँ, इन सभी बेटियों का घर बसा रही है एक किन्नर, नाम है नीतू मौसी। आर्थिक रूप से कमजोर बेटियों का घर बसाती हैं, साथ ही साथ समाज को संदेश भी देती हैं। आज नवा सामूहिक विवाह है, 3 मुस्लिम 7 हिंदू कन्याएं हैं और गाइडलाइन का पालन करते हुए 2-2 आदमी बुलाए लड़का लड़की के संग, और हाथ जोड़े की विनती है कि जो भी कोई शादी विवाह समारोह करे तो कोरोना का जो गवर्नमेंट का वो है उसका पालन करते हुए करे। नीतू मौसी ने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करते हुए 10 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया। साल 2012 से ही नीतू मौसी हर साल गरीब हिंदू मुस्लिम लड़कियों की शादी कराने का बीड़ा उन्होंने उठा रखा है। मौसी हर साल 10 लड़कियों का मतलब विवाह सम्मेलन करती है और अब तक करीब 90 लड़कियों के शादी कर चुकी है। बच्चों को मास्क लगाते और उन्हें जरूरत का सामान बांट रहे ये सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं, जो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए श्री गंगानगर के सरहदी गांव 44 PS के आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे थे। इस केंद्र पर बीएसएफ की 156वीं वाहिनी के जवानों ने जरूरतमंद बच्चों के बीच कोरोना किट के साथ साथ गर्म कपड़े, खेलकूद का सामान वितरित किया। बीएसएफ की इस पहल से इस गाँव के लोग बेहद खुश हैं, खासकर बच्चे और आंगनबाड़ी केंद्र के लोग। यहाँ पर स्कूल में बहुत अच्छा हुआ है, सर ने बहुत सारा कुछ सामान दे के गया है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वाटर कूलर बड़ा और 5-6 फ्रिज, कूलर, बेंच, सैनिटाइजर, मास्क, बच्चों के लिए बैग और यूनिफॉर्म देकर गए हैं। उनका बहुत हम भारी हैं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 20 मिनट 20 खबर में अब बात करते हैं दूसरे प्रदेश की खबरों की। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने अवैध कब्जों को जमींदोज कर दिया। इस कार्रवाई से पहले नोटिस जारी कर लोगों को अवैध कब्जा हटाने के लिए 2 दिनों की मोहलत दी गई थी, लेकिन इसके बाद भी लोग अवैध कब्जा छोड़ने को राजी नहीं हुए, जिसके बाद प्रशासन ने सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए उन पर बुलडोजर चला दिया। इसके लिए वहां खुदाई करने वाली एक बड़ी मशीन बुलाई गई, जिससे सबसे पहले वहां मौजूद मकान के एक हिस्से को ध्वस्त किया गया, जिसे अवैध रूप से कब्जा करके बनाया गया था। इसी तरह एक दूसरे मकान के अगले हिस्से को भी ढहा दिया गया। इसके बाद प्रशासन का बुलडोजर एक दूसरे इलाके में पहुंचा, जहां करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर कई अवैध निर्माण बने दिखे, जिन्हें एक एक कर गिरा दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। थोड़ी देर में वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। मुंबई में 2 पुलिस वालों पर एक महिला से बदतमीजी के आरोप को जांच के बाद खारिज कर दिया गया। 2 दिन पहले हाजी अली इलाके में गश्त के दौरान इन पुलिस वालों पर एक महिला ने शराब पीकर बदसलूकी करने का आरोप लगाया था, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक महिला बीच सड़क पर उन 2 पुलिस वालों की गाड़ी को रोककर खड़ी दिखी, जबकि पुलिस वाले गाड़ी लेकर वहां से जाने की कोशिश करते दिखाई दिए। उस महिला के साथ एक और आदमी भी था, जो अपने मोबाइल फोन पर इस हंगामे को रिकॉर्ड करता नजर आया। थोड़ी ही देर में गाड़ी में बैठे दोनों पुलिस वाले मौका मिलते ही वहां से तेजी से निकल गए, जिसके बाद ये मामला पुलिस के बड़े अधिकारियों तक पहुंच गया और जांच के बाद पुलिस वालों पर लगे आरोप गलत पाए गए। और इस मामले में ये महिला और पुरुष के खिलाफ कार्रवाई किया गया है। हालांकि गश्त के दौरान आरोपी पुलिस वालों का महिला के साथ बर्ताव कैसा था, इसकी जांच के आदेश भी दे दिए गए। महाराष्ट्र में 6 सीटों पर हुए विधान परिषद चुनाव में महाविकास आघाड़ी का प्रदर्शन बेहतरीन रहा और उसने 4 सीटों पर कब्जा कर लिया, जबकि बीजेपी के खाते में सिर्फ 1 सीट आई। हैरानी की बात तो यह कि बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले नागपुर में उसे हार का मुंह देखना पड़ा। जबकि 6 में 4 सीटों पर कब्जा करने वाली महाविकास आघाड़ी के खेमे में जश्न का माहौल नजर आया। विधान परिषद की जिन 4 सीटों पर सत्ताधारी गठबंधन विजयी हुआ, उनमें 2 एनसीपी के खाते की सीटें थी। यही वजह रही कि जीत की खबर मिलते ही मुंबई में एनसीपी कार्यकर्ता खुशी से नाचने लगे। कार्यकर्ताओं के इस जश्न में एनसीपी सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी शामिल हुई। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं का मुंह मीठा करा के उनका हौसला बढ़ाया। यही नहीं, उन्होंने इस जीत का क्रेडिट गठबंधन में शामिल तीनों पार्टियों को दिया और बीजेपी पर हमला करते हुए अपनी सरकार के काम की तारीफ की। जो मेहनत करेगा, सच बोलेगा, उसी को लोग जनता वोट देती है। वहीं नतीजे आते ही बीजेपी को जो झटका लगा, उस पर पार्टी ने मंथन शुरू कर दिया और एक बैठक की,
जिसमें राज्य के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत दूसरे बड़े नेता शामिल हुए। बैठक के बाद फडणवीस मीडिया के सामने आए और उन्होंने ये बात मानी कि उनसे महाविकास आघाड़ी की ताकत का अंदाजा लगाने में चूक हुई। उनकी शक्ति का जो हमने आकलन किया वो कहीं न कहीं गलत हुआ है। हालांकि इस दौरान फडणवीस शिवसेना के प्रदर्शन पर बात करना नहीं भूले और विधान परिषद चुनाव में उसके एक भी सीट नहीं जीतने का जिक्र किया। जिनके मुख्यमंत्री है उनको एक भी सीट नहीं मिली। बीते एक साल में महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए ये दूसरा बड़ा झटका माना जा रहा है। पहले शिवसेना के सालों पुराना रिश्ता तोड़ने से पार्टी के हाथों से राज्य की सत्ता गई और अब विधान परिषद चुनाव में उम्मीद से उल्टे नतीजे आए, जिनमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला परिणाम नागपुर का है, क्योंकि इस सीट पर बीजेपी को जीत का भरोसा था, लेकिन रिजल्ट आने के बाद नागपुर की सीट बीजेपी के हाथों से निकल गई। इस सीट पर करीब 5 दशक से पार्टी का कब्जा था, लेकिन महाविकास आघाड़ी की ओर से कांग्रेस ने बीजेपी के किले को भेद दिया और कांग्रेस प्रत्याशी अभिजीत वंजारी ने फडणवीस के करीबी माने जाने वाले और बीजेपी प्रत्याशी संदीप जोशी को मात दी थी। नागपुर के अलावा बीजेपी को औरंगाबाद, अमरावती और पुणे की दोनों सीटों पर भी हार का मुंह देखना पड़ा और केवल नंदुरबार सीट पर जीत हासिल कर पाई। ये सीट पहले भी बीजेपी के पास थी। वैसे विधान परिषद के चुनाव में शिवसेना का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रहा, क्योंकि उसके खाते में आई इकलौती सीट अमरावती पर उसकी हार हुई। वहां से एक निर्दलीय प्रत्याशी जीता, जबकि कांग्रेस और एनसीपी ने अपने खाते की दोनों सीटें जीती। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी के हाथ कुछ खास नहीं लगा था, लेकिन बीजेपी और शिवसेना के रिश्तों में आई खटास के बाद एनसीपी और कांग्रेस को शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने का मौका मिल गया था। बीजेपी के पास खुश होने के लिए यह बात जरूर थी कि वो राज्य में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन विधान परिषद चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया। नतीजे इशारा कर रहे हैं कि जमीनी स्तर पर भी महाविकास आघाड़ी से बीजेपी को तगड़ी टक्कर मिल रही है। भुवनेश्वर में बीजेपी के महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने ओडिशा सरकार में मंत्री अरुण साहू के इस्तीफे की मांग पर प्रदर्शन किया। जुलाई में हुई एक बच्ची की हत्या के मामले में बीजेपी कई बार अरुण साहू के खिलाफ प्रदर्शन कर चुकी है और इस बार प्रदर्शन की कमान संभाली बीजेपी के महिला मोर्चा ने। बीजेपी महिला मोर्चा की कई कार्यकर्ता मंत्री अरुण साहू के घर का घेराव करने के लिए बढ़ी तो उनकी पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ महिलाएं पुलिस को चकमा देकर बैरिकेड को पार कर गई। हालांकि अरुण साहू के घर तक पहुंचने से पहले ही पुलिस ने उन्हें भी रोक लिया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस वालों के बीच बहुत देर तक धक्का मुक्की चलती रही। जब लोग नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेना शुरू कर दिया। कुछ महिलाएं तो चुपचाप पुलिस की गाड़ी में बैठ गईं, लेकिन कुछ को जबरन उठाकर ले जाना पड़ा। ये मंत्री को तुरंत बहिष्कार किया जाए और सीबीआई तदंत हो। असल में जुलाई के महीने में ओडिशा के नयागढ़ में एक 5 साल की बच्ची को उसके घर के बाहर से अगवा कर उसकी हत्या कर दी गई थी। परिवार वालों ने जिस पर हत्या का आरोप लगाया उसे ओडिशा सरकार में मंत्री अरुण साहू का करीबी माना जाता है। साथ ही उस आरोपी के मानव अंगों की तस्करी में शामिल होने की बात भी सामने आ चुकी है। इस घटना के बाद से ही विपक्षी दल अरुण साहू के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं और वहां की विधानसभा में भी इस मुद्दे पर कई बार हंगामा हो चुका है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में जिला विकास परिषद चुनाव में वोटिंग के दौरान आतंकियों ने एक उम्मीदवार को गोली मार दी। डीडीसी चुनाव के तीसरे चरण के तहत वहां कड़ी सुरक्षा के बीच 33 सीटों के लिए वोट डाले गए, लेकिन चुनाव में खलल डालने के इरादे से आतंकियों ने कोकरनाग इलाके में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उम्मीदवार अनीसुल इस्लाम पर हमला कर दिया। इस आतंकी हमले में उनके हाथ में 2 गोलियां लगीं, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गए। बाद में उन्हें फौरन एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान वहां भारी भीड़ दिखाई दी, जिसमें शामिल लोगों ने इस हमले का विरोध किया। ये लोगों की खिदमत करना चाहता था तो नहीं होना चाहिए था। इस आतंकी हमले के बाद मतदान केंद्रों पर सुरक्षा और सख्त कर दी गई। ये एक पोलिंग बूथ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले पुलिस, उसके बाद आप देखेंगे बाकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। आप डीडीसी उम्मीदवार अनीसुल इस्लाम का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो प्रचार के दौरान लोगों के विकास के लिए चुनाव लड़ने की बात कहते सुने गए। ये उन लोगों का इलेक्शन है जो पिछले 70 साल से जिनको दबाया जाता है। इस घटना के बाद सुरक्षा बल ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों ने जिला विकास परिषद यानी डीडीसी चुनाव में पहली बार वोट डालने के बाद जमकर जश्न मनाया। आर्टिकल 370 हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहली बार डीडीसी चुनाव हो रहे हैं, जिसके तीसरे चरण में वोट डालने का मौका मिलते ही शरणार्थी के रूप में पाकिस्तान से आए लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जम्मू से सामने आई एक तस्वीर में वोट डालने वाले शरणार्थी ढोल की थाप पर अपनी खुशी का इजहार करते दिखाई दिए।
उनके लिए ये किसी बड़े जश्न से कम नहीं था, क्योंकि 70 साल में पहली बार उन्हें वोटिंग करने का अधिकार मिला। ये लोग डीडीसी चुनावों का जश्न मना रहे हैं क्योंकि बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी है। ये मौका उन बुजुर्ग शरणार्थियों के लिए खास तौर पर यादगार बन गया जिन्होंने अपने सामने कई चुनाव देखे, लेकिन किसी में भी उन्हें मतदान केंद्र तक जाने की मंजूरी नहीं मिली। हमारे लिए आज का दिन जो है ये दिवाली। हालांकि लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान से आए शरणार्थी वोट करते थे, लेकिन स्थानीय चुनावों से उन्हें दूर रखा जाता था। गुजरात के वडोदरा में बीजेपी नेता सुनील सोलंकी की जन्मदिन पार्टी में कोरोना नियमों को ताक पर रख दिया गया। यह हाल तब है जब केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी की सरकार है और लगातार इस जानलेवा वायरस को रोकने के लिए नियमों के पालन की अपील की जा रही है। लेकिन इसके बाद भी राज्य की सत्ता पर काबिज बीजेपी के नेता सुनील सोलंकी की जन्मदिन पार्टी में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा दी गईं। बीजेपी ऑफिस में मनाई गई इस पार्टी में मौजूद किसी भी कार्यकर्ता ने न तो मास्क पहनना जरूरी समझा और न ही सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पालन किया। खुद सुनील सोलंकी मास्क को गले में लटकाकर खाना पूर्ति करते दिखे। एक दूसरे को केक खिलाने के बाद वहां नारेबाजी भी की गई। यही नहीं, केक काटने के बाद पार्टी ऑफिस के बाहर जमकर पटाखे जलाए गए। इस दौरान वहां कई गाड़ियां खड़ी दिखी। डर ये था कि पटाखों से निकली चिंगारी से कहीं उनमें आग न लग जाए, लेकिन इस बात से वहां हर कोई बेपरवाह दिखा। सुनील सोलंकी भी दूर खड़े होकर आतिशबाजी देखते रहे और उन्होंने भी किसी को रोकने की जहमत नहीं उठाई। इस बारे में जब उनसे बात की गई तो उन्होंने सारा ठीकरा कार्यकर्ताओं पर मढ़ दिया कि इस प्रकार की घटना अगर दूसरी बार बनती है तो नहीं बननी चाहिए। हालांकि बाद में उन्होंने कार्यकर्ताओं से दोबारा इस तरह की गलती न करने की अपील की। और 20 मिनट 20 खबर में अब बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। थाईलैंड में लोकतंत्र के लिए हो रहे बवाल के बीच बाढ़ ने लोगों की जिंदगी में उथल पुथल मचा दी। खबर है कि थाईलैंड के दक्षिणी हिस्से में आई बाढ़ से करीब 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि लगभग 5 लाख लोग प्रभावित हुए। क्योंकि वहां इतनी ज्यादा बारिश हुई कि नदी में पानी समाना मुश्किल हो गया और उफनता पानी शहरों में घुस आया। हालत ये हो गई कि सड़क और नदी के बीच का फर्क ही मिट गया। पानी के जोरदार बहाव को देखकर लगा कि आज कुछ नहीं बचेगा। वो घरों में घुसा तो लोगों के लिए एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति हो गई। ऐसी भयानक बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। सामने आई तस्वीरों में कई जवान लोगों की मदद करते नजर आए। लोगों के लिए बाढ़ आफत ले आई, लेकिन एक तस्वीर में बच्चे इस आपदा में भी मातम के बजाय मौज मनाते दिखे। थाईलैंड के मौसम विभाग का अनुमान है कि ये मुसीबत जल्द खत्म होने वाली नहीं, क्योंकि वहां और बारिश होने के आसार हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल में लगी आग की कुछ और डरा देने वाली तस्वीरें सामने आईं, जिनमें आग की खतरनाक लपटें जंगल के बड़े हिस्से को जलाकर राख करती दिखाई। करीब 3 महीने से भी ज्यादा समय से अमेरिका के कई जंगल आग के शोलों में धधक रहे। लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। कैलिफोर्निया में हजारों एकड़ में फैले जंगल आग के शोलों में सुलगते नजर आए। जंगल से उठते धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को अपने अंदर समा लिया। धुएं की वजह से वहां कुछ भी साफ देख पाना नामुमकिन हो गया। तेज हवाएं आग में घी डालने का काम करती नजर आईं, जिसकी चपेट में आकर कई गाड़ियां भी जलकर राख हो गईं। जानलेवा लपटों के बीच दमकल कर्मी आग बुझाने में अपनी पूरी ताकत झोंकते दिखे। इस काम में कई हेलीकॉप्टरों को भी लगाया गया, लेकिन खतरनाक लपटों के सामने सारी कोशिशें नाकाम साबित होती नजर आईं। खतरे को देखते हुए आसपास के इलाकों को खाली करवा लिया गया। बताया गया कि भीषण आग ने अमेरिका में अब तक 10 लाख से भी ज्यादा एकड़ में फैले जंगल को जलाकर राख कर दिया और कई रिहायशी इलाकों में भी इसने काफी तबाही मचाई। अमेरिका के हर सफर का साथी